हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मगध को पढ़ना स्टार्ट किया था कि मगध ने कैसे प्रोग्रेस की बाकी महाजनपद के अकॉर्डिंग। तो मगध में सबसे पहले मैंने बताया था वर्धर्थ नाम का एक राजा हुआ था, लेकिन उसके कोई साक्ष्य हमें नहीं मिलते, हमारी हिस्ट्री में उसके कोई साक्ष्य नहीं है। उसके बाद आया हरियंक वंश। हरियंक वंश के मैंने बताया था कि 3 राजा हुए हैं। पहला राजा था बिंबिसार, दूसरा उनका बेटा अजातशत्रु और दूसरा था उदयन। इन सब ने क्या किया मिलके, तीनों का मैंने कल पूरी डिटेल में वीडियो बताई थी कि कैसे यह अकेला मगध था। मगध के बाद अंग, काशी, कौशल और वज्जी, ये सारी प्रॉपर्टी अब किसके अंडर आ चुकी थी? अब मगध के अंडर आ चुकी थी। और ये कौन सा वंश करके जा चुका था? हरियंक वंश। देखो इसका एक फॉर्मूला है शी न हा से हरियंक वंश। हरियंक वंश ने क्या किया? 3 राजा हुए और उन्होंने मगध जहां अकेला था इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इन्होंने कर दी थी। उसके बाद हरियंक वंश का उदयन के बाद एक ऐसे वंश चलता गया, एक राजा आया दर्शक नाम का। दर्शक या नागदाशक उसी का नाम है। उसको किसने मार दिया? एक शिशुनाग क्या है? शिशुनाग वंश। ये शिशुनाग नाम का आदमी था और ये कहाँ का था? ये काशी का था। जो काशी ने मगध वालों को दहेज में मिली थी ना 2 बार, ये काशी का था। ये अमात्य था, अमात्य होता प्रधान था यहाँ का। तो काशी का ये शिशुनाग नाम का एक आदमी था। तो मगध पे उदयन इसका हरियंक वंश का लास्ट राजा चल रहा था दर्शक। दर्शक को ये मार देता है। काशी का जो अमात्य था शिशुनाग, ये मगध के राजा उस टाइम पे जो राजा था दर्शक या नागदाशक उसी का नाम था, उसको मार देता है और मगध का राजा बन जाता है। जो ये शिशुनाग अब राजा बना, ये बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा था। इसने इन तीनों ने जितनी प्रॉपर्टी बढ़ाई थी ना, उसके बाद शिशुनाग जब मगध का राजा बना तो इसे इतनी प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मिल ही चुकी थी। उसके बाद 2 बचे थे, एक वत्स एक अवंती। इसने सोचा जो मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्यों ना मैं इन दोनों पे अटैक करके भी क्या करूं, इनको बढ़ा लूं। तो इसने क्या किया? मगध पे इसने वत्स पे भी अटैक कर दिया और इस पे अवंती पे भी अटैक कर दिया और ये जीत गया। और अब इतनी प्रॉपर्टी शिशुनाग ने कितनी कर ली? मगध की सारी प्रॉपर्टी ये होगी। अब देखो कहाँ इतना छोटा सा मगध था, इसके साथ साथ महाजनपद ये भी थे अलग, लेकिन मगध के राजा इतने बेस्ट थे कि उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सबको मिला लिया। उन्होंने प्रॉपर्टी बढ़ाई ना कि घटाई। पहले हरियंक वंश ने इतना अपने कब्जे में ले लिया, फिर शिशुनाग जब आया तो इसने इन दोनों महाजनपद को भी अपने अंडर मिला लिया। अब मगध पूरा बड़ा एक साम्राज्य बन चुका है। अब जो मैंने बताया था हरियंक वंश के राजा थे, जो अजातशत्रु था, उसने वज्जी में फूट पड़वाई थी। ये 8 गणराज्य हुआ करते थे, वज्जी में फूट पड़वाई थी इसने, ठीक है। और अब क्या है, ये सारे अलग अलग हो गए और इस पे किसका राज है? मगध का वज्जी पे। तो अब वज्जी के जो वो 8 राजा थे वो आपस में ना सोचने लगे, पछताने लगे कि हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी कि हमें जब तक हम इकट्ठे थे, एकता थी हम पे किसी पे ने अटैक नहीं किया, हम अपने अपने स्वतंत्र राजा थे। लेकिन अब क्या है, उन्हें मगध के अंडर रहना पड़ रहा है। तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम इस पे अटैक कर ये विद्रोह कर दें यहाँ पे और हम इससे आजाद हो जाए और हम दोबारा से अपने 8 गणराज्य दोबारा बना ले, हम इंडिपेंडेंट राजा बन जाए। जब ये मगध का राजा शिशुनाग अवंती पे अटैक करने के लिए गया था तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, वज्जी वालों ने इन्हें विद्रोह कर दिया कि भाई हमें आजादी दो। अब शिशुनाग ने सोचा अगर ये हाथ में आ गया और ये चला गया तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो क्या फायदा है। तो इसने क्या किया, इसकी यहाँ पे राजधानी थी पाटलिपुत्र शिशुनाग की। इसने क्या किया, जब इन्होंने विद्रोह किया, एक जो राजधानी है उसने यहाँ भी बना दी वैशाली में। वज्जी की कैपिटल क्या थी? वैशाली। वैशाली को क्या किया इसने? कैपिटल बना दिया। अब शिशुनाग ने 2 कैपिटल बनाई है, एक पाटलिपुत्र जो मगध की ऑलरेडी इसकी थी, दूसरी क्योंकि यहाँ इन्होंने विद्रोह कर दिया था, ये अलग होना चाहते थे और शिशुनाग नहीं चाहता था कि मेरे हाथ से वज्जी और अवंती में से कोई भी जाए। अवंती को क्यों नहीं छोड़ना चाहता था ये? क्योंकि अवंती में मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको 16 महाजनपद जब करवाए थे कि यहाँ की नेचुरल कंडीशन बहुत अच्छी थी, मगध की भी और किसकी? अवंती की भी। क्योंकि मगध के राजा बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच वाले थे तो ये आगे बढ़ गए। लेकिन अवंती में भी क्या थी, यहाँ पे जंगल, लोहा, जंगल में लोहा और बहुत सारी चीजें, लकड़ी वगैरह बहुत कुछ मिलता था। इसलिए इसको अंडर में लेने के बाद क्या है, इनके पास तो बहुत ही नेचुरल कंडीशन जो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई, यहाँ से बहुत ज्यादा लोहा निकलेगा, उससे हथियार बनाएंगे और बड़ी सेना बना लेंगे। तो देखो बस इसका एक ही पॉइंट याद रखने का है कि शिशुनाग ने 2 कैपिटल बनाई है, एक जो इसकी ऑलरेडी थी पाटलिपुत्र की, और जब वज्जी वालों ने विद्रोह कर दिया था कि हमें आजाद करो अपने मगध के राजा के खिलाफ, तो इसने कि यहाँ भी राजधानी बना ली थी अपनी वज्जी की, वैशाली को। अब राजधानी बनाने से क्या फायदा, जब राजधानी बनती है ना, कोई भी कैपिटल बनती है तो वहां पे सेना ज्यादा रखी जा सकती है, हथियार ज्यादा रखे जा सकते हैं और राजा अपने जो उसके फेथ वाले आदमी होते हैं उनको वहां पे छोड़ सकता है, ठीक है। इस वजह से जहां पे कैपिटल होगी वहां पे विद्रोह लोग इतनी जल्दी से नहीं करेंगे। अब ये था शिशुनाग। शिशुनाग के बाद इसका बेटा आया कालाशोक।
उसका नाम था कालाशोक। ये बोला जाता है कि ये इतना काला था, इतना काला था, और कालाशोक या काक वर्ण इसका नाम रखा हुआ है। ये बहुत काला था, इतना काला था कि कव्वे की तरह काला रंग था इसका, इसीलिए इसका नाम तो अशोक था, लेकिन इसके नाम के आगे क्या लगा दिया, कालाशोक लगा दिया। और ये काक, काक क्या होता है, कव्वे को बोलते हैं संस्कृत में। वर्ण क्या होता है, रंग, तो काले रंग वाला, तो कालाशोक या काक वर्ण। और ये किस बुक में लिखा है, एक बौद्ध धर्म की बुक है, दिव्य अवदान। दिव्य अवदान, इस बुक में लिखा है इसके काले रंग के बारे में कि ये राजा बहुत काला था। और इसके टाइम में दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखो मैंने बताया था कि जब महात्मा बुद्ध की डेथ हुई थी तो उस टाइम पे राजा अजातशत्रु थे, और उन्होंने क्या किया था, महाबोधि संगीति करवाई थी। अब महात्मा बुद्ध को मरे हुए पूरे 100 साल हो गए हैं। पहली महाबोधि संगीति कब करवाई थी, मैंने चारों आपको लर्न करवाई थी 483 में। अब महात्मा बुद्ध को मरे हुए 100 साल हो गए, 383 BC आ चुका है, और इस टाइम पे राजा कौन है, कालाशोक। तो कालाशोक ने दूसरी महाबोधि संगीति करवाई, क्योंकि ये बौद्ध धर्म को बहुत मानता था। और इसने क्या किया, जितने भी महात्मा बुद्ध के बौद्ध भिक्षु थे या जिनको वो शिक्षा देके जा चुके थे, उन्हें दोबारा बुलाया और बिठा के और उनके ऊपर बुक लिखवाई कि महात्मा बुद्ध क्या सोचते थे उनके बारे में बुक लिखवाई। किसने, कालाशोक ने सेकंड महाबोधि संगीति करवाई है। उसके बाद इस वंश में सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट राजा हैं। शिशुनाग वंश का लास्ट राजा जो था नंदीवर्धन बोला जाता है। नंदीवर्धन की डेथ नंदीवर्धन को किसने मार दिया, महापद्मानंद ने। लेकिन कुछ किताबें कहती है कि उसे महानंदिन ने मारा था, और नंद वंश की स्टार्टिंग महानंदिन ने की थी। लेकिन इसका भी कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। हम मानते हैं कि महापद्मानंद ने इसकी स्टार्टिंग की थी। अब महापद्मानंद कौन था, ये अपनी जाति से ब्राह्मण था, और ये बहुत ही पावरफुल राजा था। इसके बारे में ये अपने नाम के आगे लगाता था सर्वशत्रु सहाटक। सर्वशत्रु सहाटक का मतलब होता है कि सब क्षत्रियों का नाश करने वाला। क्योंकि ये जाति से क्या था, ब्राह्मण था, तो ये अपने आप को क्या बोलता था कि मैं सब क्षत्रियों को नाश कर दूंगा। सबको मार दिया था इसने, सब क्षत्रियों को। अपरा परशुराम, परशुराम हमें पता है ब्राह्मण थे, तो ये अपने आप को क्या बोलता था कि हम परशुराम के वंशज हैं। अपरा परशुराम बोलता था ये अपने आप को। एक राट होता है चारों दिशाओं में राज करने वाला, ये अपने आप को एक राट कहता था। और इसके बारे में लिखा भी गया है, बौद्ध ग्रंथ जब लिखे गए थे ना, जब महाबोधि संगीति होती थी, एक बौद्ध ग्रंथ है महाबोधि वंश। इस महाबोधि वंश जो बौद्ध ग्रंथ है, इसमें भी इसके नाम के आगे क्या लिखा है, इसे उग्रसेन बताया गया कि ये सबसे आगे रहता था। और इसकी ये जो भी पावरफुल था कि इतना शक्तिशाली राजा था महापद्मानंद, ये कहाँ लिखा मिला हमें, इसके साक्ष्य मिले। हम ऐसे ही अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहे, ये साक्ष्य हमें कहाँ मिले। मैंने आपको महाजनपद पढ़ाए थे, मैंने बताया था एक जनपद में ना एक चेदी वंश भी था। चेदी वंश जहाँ के श्री कृष्ण के बुआ के बेटे थे, ठीक है। तो चेदी वंश का एक राजा हुआ, उसने ना एक कलिंग में एक अभिलेख लिखवाया। अभिलेख क्या होता है, ऐसे पत्थर हो गया, पत्थर टाइप, और इसमें अपनी बड़ाई के लिए राजा ना उस टाइम पे पत्थरों पे लिखवा देते थे कि आने वाली पीढ़ियों को पता लगे कि हम कितने पावरफुल थे। तो एक अभिलेख मिला, अभिलेख पत्थर पे लिखी हुई बातें। इस चेदी वंश के, ये किसने लिखवाया है, ये कलिंग में मिला। कलिंग एक जगह का नाम है उड़ीसा में, ये कलिंग अभिलेख बोला जाता है इसको। और ये किसने लिखवाया था, ये चेदी वंश के राजा ने लिखवाया था, चेदी वंश के राजा ने। और इसने इस चेदी वंश के राजा ने क्या लिखवाया, इसने लिखवाया खारवेल। इस चेदी वंश का जो राजा था ना, उसका नाम खारवेल है, खारवेल, ठीक है। इसने लिखवाया कि बहुत पहले एक राजा हुआ है महापद्मानंद, और वो यहाँ पे चेदी वंश पे उसने अटैक किया था। और अटैक करके वो एक यहाँ पे बहुत बड़ी मूर्ति थी, जिनसेन की मूर्ति। ये जैन धर्म की मूर्ति थी, जैन धर्म, ठीक है। इसने बोला कि एक महापद्मानंद नाम का राजा आया, उसने चेदी वंश पे अटैक किया, और हमारे यहाँ पे एक जिनसेन की मूर्ति थी बहुत बड़ी, और ये इसे हमें हरा के, चेदी वंश वालों को हरा के, और ये जिनसेन की मूर्ति उठा के ले गया। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ, कौन लिखवा रहा है, ये खारवेल लिखवा रहा है। खारवेल ने बोला कि जब मेरा जन्म हुआ और मैं राजा बना और मुझे पता लगा कि ऐसे ऐसे महापद्मानंद एक राजा कभी यहाँ पे अटैक किया था और वो हमारी जिनसेन की मूर्ति ले गया था, तो मैंने दोबारा से मगध पे अटैक किया और मैं ये जिनसेन की मूर्ति छुड़वा के लाया। अब ये देखो, ये एक टाइम की नहीं है, राजा खारवेल और महापद्मानंद बहुत पहले मर चुका है। लेकिन जब ये बाद में पैदा हुआ, इसे पता लगा कि ये आदमी हमारी ये मूर्ति लेके गया था, तो इसने दोबारा से, अब इसके कोई पूर्वज चल रहे होंगे ना वहां पे, कोई दूसरा राजवंश होगा, तो ये यहाँ से अपनी मूर्ति लेके आया था जिनसेन की। और इसने ये भी लिखवाया कि ये बहुत पावरफुल राजा था। जब देखो सेना अटैक करने आती थी, आज की तरह तो है नहीं कि भाई कार वगैरह में बैठे, व्हीकल में बैठे और पहुंच गए। उस टाइम पे तो क्या था, पैदल चलना पड़ता था, सेना पैदल चलती थी, उसके खाने का, नहाने का, पानी का सारा इंतजाम रखना पड़ता था।
तो जब महापद्मानंद आया था ना चेदी वंश पे अटैक करने के लिए, तो यहाँ पे पानी की दिक्कत हो गई थी। तो इसने क्या किया था, इसने एक नहर बनवाई थी जिसका नाम क्या है, तमसूली नहर। ये नहर किसने बनवाई है, महापद्मानंद ने बनवाई है। कब बनवाई है, जब वो चेदी वंश पे अटैक करने के लिए आया था। ये बात कहाँ लिखी हुई है, ये बात इस पे कलिंग अभिलेख जो मिला है इस पे लिखी हुई है कि इसने तमसूली नहर बनवाई। और ये अभी तक हिस्ट्री में जब से आपको पढ़ा रही हूँ, ये फर्स्ट साक्ष्य मिला है कि किसी राजा ने नहर बनवाई है। नहर का पहला साक्ष्य है, कौन सी नहर, तमसूली नहर। और महापद्मानंद के टाइम पे ना एक ऋषि हुए, पाणिनि ऋषि। ये बहुत ही ब्रिलियंट थे। ये किसके टाइम के थे, पाणिनि ऋषि। इन्होंने क्या लिखी है, अष्टाध्यायी, एक बुक लिखी है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी क्या है, जो संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। ये अष्टाध्यायी जो संस्कृत आज हम पढ़ते हैं ना, तो ये सबसे पहले किसने लिखी थी, जब महापद्मानंद राजा थे उस टाइम पे पाणिनि महापद्मानंद के ऋषि हुआ करते थे। इसके काल में इन्होंने एक बुक लिखी अष्टाध्यायी, और इस अष्टाध्यायी में लिखा है संस्कृत व्याकरण की ये पहली बुक है। ठीक है, फिर इसके बहुत टाइम बाद शुंग वंश आएगा आगे चल के। तो एक आदमी जन्म लेंगे, एक ऋषि पतंजलि। आज बाबा रामदेव का योगपीठ का नाम क्या है, पतंजलि। एक्चुअली में पतंजलि क्या है, एक ऋषि हुए हैं। किसके टाइम पे, शुंग काल में। अभी आगे ना हिस्ट्री में शुंग काल आएगा, तो उसमें एक आदमी जन्म लेगा पतंजलि, ये भी ऋषि बनेंगे। और ये अपना गुरु किसे मानेंगे, पाणिनि को। पाणिनि मर चुके हैं, अभी जब पतंजलि का जन्म हुआ है तो उसके बहुत साल पहले पाणिनि मर चुके हैं, और वो बुक लिख चुके हैं अष्टाध्यायी। जब पतंजलि का जन्म होगा तो ये अष्टाध्यायी को पढ़ेंगे, और इसकी लैंग्वेज क्योंकि बहुत टफ है तो इसे इजी बनाने के लिए ये दूसरी बुक लिखेंगे, महाभाष्य। ये कब पैदा होंगे, ये पतंजलि, ये शुंग काल में पैदा होंगे। और ये अपना गुरु इसे क्यों मानेंगे, ये तो जानते ही नहीं, क्योंकि जब पतंजलि का जन्म हुआ है पाणिनि तो मर चुके हैं। जैसे आज हम हैं, आज हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं इनकी, सुभाष चंद्र बोस को जानते हैं, हम भगत सिंह को जानते हैं, जिनके बारे में अच्छा होता है तो उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं ना। और हम उन्हें अपना आइडल भी मान लेते हैं कि भगत सिंह जैसे बनेंगे या सुभाष चंद्र बोस जैसे बनेंगे। यही बात थी कि जब बुक्स में वगैरह में तो इनके बारे में लिखा जा चुका था। जब पतंजलि ने पाणिनि के बारे में पढ़ा तो इन्होंने दिल से क्या है, इन्हें मरने के बाद भी अपना गुरु मान लिया और इनकी बुक पे काम करा, और अष्टाध्यायी को ईजी बना के क्या लिखी, महाभाष्य। इसके बाद नंद वंश के महापद्मानंद की डेथ हो जाती है। महापद्मानंद की डेथ के बाद महापद्मानंद का बेटा अगला राजा बना, जिसका नाम था धनानंद। ठीक है, ये राजा बना। ये बिल्कुल ही बेकार राजा था। ये हमेशा शराब वगैरह पी के पड़ा रहता था। इसे कोई जरूरत नहीं थी कोई भी काम करने की, क्योंकि इसके फादर ने क्या किया था, देखो, हर्यक वंश, बिंबिसार अजातशत्रु, उदयन ने, और उसके बाद शिशुनाग ने, कालाशोक ने, और इसके फादर ने इसने महापद्मानंद ने क्या किया, प्रॉपर्टी बहुत बढ़ा दी है। अब ये मगध का राजा है, लेकिन ये लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा दिन शराब, जुए, ये चीज, रासलीला में लगा रहता है। इसके अलावा इसे कुछ काम नहीं, सारा दिन नशे में रहता है ये। तो इसे ना प्रॉपर्टी की बढ़ाने की चिंता, क्योंकि ऑलरेडी इसके जो पूर्वज हैं वो ऑलरेडी इसे बना बनाया साम्राज्य बहुत बड़ा मिल गया है, तो ये काम क्यों करेगा। तो ये बिल्कुल भी अच्छा राजा नहीं है। अब राजा, ये इसका राज है, तो इसके टाइम पे क्या होगा, बाहर विदेशी अटैक करना शुरू करेंगे इंडिया पे। अब बाहर विदेश से ना दो तरह के आदमी आएंगे, एक आएंगे फारसी, या पारसी भी नहीं बोल देते, या ईरानी बोल देते हैं। ये विदेशी अटैकर होंगे, पारसी, फारसी या ईरानी, या एक आएंगे यूनान की तरफ से, यूनानी भी हम पे अटैक करेंगे। पारसी, इनको जो ईरान से आए थे, इसका जो फर्स्ट आदमी आया उसे बोला दारा फर्स्ट। आए इससे पहले भी थे, लेकिन पहले वो जीते नहीं थे। अब ये जब अटैक करेंगे ना घनानद के टाइम पे, अब ये जीतेंगे। विदेशी अटैक कर रहे हैं और वो जीतेंगे भी। और क्यों जीतेंगे, क्योंकि हमारा राजा क्या है, लायक नहीं है। तो ये दारा फर्स्ट आए, इससे भी पहले थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। हिस्ट्री हमेशा उनके बारे में लिखी जाती है जो कुछ अचीव करते हैं या जीतते हैं, हारने वाले की कोई हिस्ट्री नहीं लिखता। तो ये फर्स्ट जो विदेशी आया वो आया, उसका नाम था दारा फर्स्ट, या उसी का नाम था डेरियस फर्स्ट। इसने जब ये इंडिया पे आया अटैक करते हुए, इसने सबसे पहले सिंध, कंबोज और गांधार का इलाका जीता। और ये कौन सा है, ये उस टाइम पे पाकिस्तान तो था ही नहीं, पाकिस्तान और इंडिया एक ही था। तो ये पाकिस्तान की 3 जगह थी, पाकिस्तान में जो आज के पाकिस्तान में पड़ती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे तो ये इंडिया का पार्ट थी। तो इसने इंडिया पे जब अटैक किया तो इसने सबसे पहले सिंध, कंबोज और गांधार को जीता। मैंने बताया था कंबोज और गांधार क्या थे, 16 महाजनपद में 2 थे, जो साइड में मैंने आपको महाजनपद की वीडियो में बताया था। तो इन तीनों पे अटैक कर लिया और इसको जीत लिया। और ये बुक्स, ये कहाँ लिखा हुआ है, हमने बातें की ऐसे ऐसे एक विदेशी आया और उसने अटैक किया और उसने इन 3 जगह को जीत लिया। ये कहाँ लिखा है, एक बुक है द हिस्टोरिका बुक लिखी है किसने, जिसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री का पिता किसे बोला जाता है, हीरोडोटस को बोला जाता है। ठीक है, कि जितनी भी हिस्ट्री लिखी है वो हीरोडोटस ने लिखी है, इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हीरोडोटस ने एक बुक लिखी है द हिस्टोरिका।
इस हिस्टोरी का बुक में लिखा है कि दारा फर्स्ट नाम का एक ईरानी फारसी या पादरी आदमी आया इंडिया पे और उसने इन 3 इलाकों को जीत लिया। और ये भी लिखा है कि जब इसने ये इलाके जीते उस टाइम पे ये बाहर से लड़ता हुआ ही आ रहा था, ये बाहर भी लड़ाई करता हुआ ही आ रहा था, जीतता हुआ आ रहा था। तो 19 प्रांत इसने जीत लिए थे। जो इंडिया का पार्ट इसने जीता ये इसका 20वां प्रांत था। 20वां प्रांत मतलब स्टेट, जैसे स्टेट लगा लो, 1 स्टेट जीत ली, 2 स्टेट जीत ली, इसी तरह इंडिया के जब इसने ये 3 शहर जीते तो उस टाइम पे ये कौन से थे, इसकी 20वीं स्टेट थी। और इसे ना मान लो 19 तो स्टेट इसकी पहले ये जीत चुका है बाहर कहीं कहीं दूसरे देशों में, और एक 20वां इंडिया का पार्ट भी जीत लिया है इसने। तो इसे ये लगा लो जब ये इन 20 को जीत चुका है तो कितना ज्यादा इसे टैक्स मिलता होगा। और टैक्स बोला जाता है कि इसे जितना टैक्स मिलता था ना उसका 1/3 अकेला इंडिया की तरफ से लेता था। ये जितना भी 19-20 प्रांतों से इसे जितना भी धन मिलता था टैक्स की फॉर्म में, तो उसका 1/3 अकेला 1/3 कहाँ से मिलता था, इंडिया से। इंडिया से इतना ज्यादा क्यों मिलता था, क्योंकि इंडिया में क्या है, नदियां बहुत ज्यादा है, नदियों की वजह से उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ फसल बहुत अच्छी होती है। और फसल अच्छी होती है तो इंडिया क्या है, इंडिया बहुत रिच हुआ करता था स्टार्टिंग से। ये बोला जाता है ना कि इंडिया सोने की चिड़िया हुआ करती थी, रियलिटी है, इंडिया सोने की चिड़िया रियलिटी में ही थी। और क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे खेती जो है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और खेती क्यों होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है बहुत ही उपजाऊ है। और उपजाऊ किस वजह से, क्योंकि यहाँ नदियां बहुत है, 7 नदियां लगती हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद आए, ये यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद आए यूनानी। यूनानी कौन था, सिकंदर महान। आपने सिकंदर का नाम सबने सुना होगा। ये 326 BC में इंडिया की तरफ आया था। अब सिकंदर महान किस आ रहा है, यूनान की तरफ से लड़ता हुआ। और इसके नाम के आगे नाम इसका अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर ग्रेट बोला जाता है। नाम इसका अलेक्जेंडर था लेकिन इसे सिकंदर भी बोला जाता है। और द ग्रेट या महान इसके नाम में कैसे लगा, और इस टाइम पे इंडिया पे राज कौन कर रहा है, जब सिकंदर आ रहा है इंडिया पे अटैक करते हुए, तो इस टाइम पे इंडिया पे कौन राजा बैठा है, घनानंद। और हमारा राजा क्या है, बिल्कुल भी लायक नहीं है। अब आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कैसे सिकंदर इंडिया तक आया। और इस टाइम पे एंट्री होगी चाणक्य की, जिसको हम, उसका नाम कौटिल्य भी है, विष्णुदत्त भी है, वो एक टीचर थे। जब उन्हें पता लगेगा कि सिकंदर ऐसे अटैक करते हुए इंडिया की तरफ बढ़ रहा है तो वो सीधे कहाँ पे आएंगे, घनानंद के पास आएंगे। और आगे क्या बात होती है सिकंदर महान के बारे में और चाणक्य और घनानंद की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको मगध का जो भी ये स्ट्रक्चर था, 3 वंश, हरियंक वंश और शिशुनाग वंश और नंद वंश मैंने पढ़ा दिए। इसके बाद जब सिकंदर की एंट्री होगी और घनानंद और चाणक्य की एंट्री होगी, इसके जस्ट बाद आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। फिर चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को मार के नेक्स्ट राजा बनेंगे। ये स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।